हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 12 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिल्ली दरबार 1911 के बारे में इसमें दिया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला है, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बिल्कुल सत्य है। आप सभी को पता होगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा है, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा। बिल्कुल सही है। इसमें जो है बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, ये भी आपका सही है। तीसरा है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा। ये भी आपका सही है। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कलकत्ता भारत की राजधानी थी। और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, तो दिल्ली दरबार 1911 में। ठीक है, तो ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली दरबार 1911। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भारत कौन आ रहा था उस समय, तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। ठीक है, इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। ठीक है, बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, बंगाल से अलग कर दिया गया, किसे, उड़ीसा और बिहार को। और बिहार को जो है 1912 में अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। सभी को पता होगा 22 मार्च 1912 को, इसलिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी 1874 में स्थिति थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। असम को नया प्रांत बनाया गया, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार 3 बार हुए, ध्यान रखिएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ। पहली बार आयोजन कब किया गया था, तो 1877 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। दूसरी बार 1903 में, और तीसरी बार जो है आपका 1911 में। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पहला दिल्ली दरबार किसके समय में आयोजित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो 1903 में। दूसरा दिल्ली दरबार किंग्स एडवर्ड सप्तम और रानी अलेक्जेंड्रा के भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। कब, 1903 में। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा और अंतिम दिल्ली दरबार तो 1911 में कौन आया था, तो किंग जॉर्ज पंचम और
रानी मैरी भारत आई थी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए 1911 का दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1877 में लिटन के समय हुआ था, 1903 में कर्जन के समय हुआ था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था जब उनका जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ रहा था। इस प्रयास में हार्डिंग घायल हो गया, लेकिन उसका महावत जो आपका हाथी चालक और रक्षक होता है वो मारा गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग इसमें घायल हुआ था और महावत मारा गया था। ठीक, इसे हार्डिंग बम केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे हार्डिंग बम केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस द्वारा रचा गया था, लेकिन कभी साबित नहीं हुआ। इस दिल्ली षड्यंत्र केस की सुनवाई में बसंत कुमार बिश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दी गई। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए। कब हुआ था ये? 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम संधि में मिली थी ये, दूसरी संधि में नहीं, प्रथम संधि में। तो प्रथम संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने इसके पहले बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इसी के बाद जो है आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसके बारे में देखते हैं। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लायू को भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के लिए किससे भेजा गया दोबारा? तो क्लायू को भेजा गया। ठीक है, दोबारा ये बंगाल का गवर्नर बनकर आया था इलाहाबाद की संधि करने के लिए। देखते हैं इसके बारे में। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लायू तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जो प्रथम संधि हुई थी किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लायू और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच यह हुआ था। कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को ये इलाहाबाद की पहली संधि है। इस संधि के अंतर्गत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अवध के नवाब से जो है क्या लिया? कड़ा और इलाहाबाद, और इसको लेकर किसको सौंप दिया? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। ये आपका क्या था? इलाहाबाद की पहली संधि में ये सारी चीजें हुई थी। और पहली संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके बीच? तो क्लायू और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। दूसरी संधि की बात करते हैं, तो दूसरी संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, 16 अगस्त। पहली आपका 12 अगस्त को हुई थी और दूसरी आपका 16 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके बीच हुआ था? तो ये आपका क्लायू एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। अभी हमने पहला बताया, पहले किसके बीच हुई? तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहला आपका क्लायू और मुगल सम्राट के बीच हुई और दूसरा आपका क्लायू और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर
अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया। अभी बताया था हमने पीछे, इलाहाबाद और कड़ा को किसको दे दिया था, तो इलाहाबाद और कड़ा को जो है शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। तो इसको छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। ठीक है, नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। ठीक है, नवाब जो है कंपनी को कितना देगा, तो 50 लाख रुपए, ये स्वीकार किया गया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी द्वारा अवध के ही खर्चे पर, ठीक है, नवाब अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के ही खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। ये आपका क्या हुआ था, दूसरी संधि में सारी चीजें हुई थी। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है इसमें ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, बिल्कुल सत्य है। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, बिल्कुल सत्य है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी सही है। किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना 1875 में। तीसरा आपका रामकृष्ण मिशन, कई बार बता चुका हूं, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, अगला है प्रार्थना समाज, ये गलत है आपका। प्रार्थना समाज की स्थापना 1871 में नहीं हुई थी, प्रार्थना समाज का स्थापना जो है 1867 में हुई थी। ठीक है, 1867 में। किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। ये सब भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी जो है बीपीएससी प्रश्न पूछा था आपकी बार TRD 3 में। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक पत्र प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, कौन सी पत्रिका, तो सुबोध नाम का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक पूछ रहा है कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। यह पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के शोषण के लिए बनाई गई एक अंग्रेजी कंपनी थी। स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासक मुगल सम्राट जो है अकबर था, ये ध्यान रखिएगा, 1556 से 1605 तक। ठीक, नेक्स्ट है, सहायक संधि किसने लागू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। देखते हैं इसके बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है तो उसे अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को आने देना स्वीकार करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, और उससे ब्रिटिश सेना के खर्च का भी वहन करना होगा। ठीक है, और हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चार्नॉक ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। कोलकाता के आधुनिक शहर की स्थापना, जिससे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना 1860 में की गई थी। किसने किया था, तो आपका जॉब चार्नॉक ने किया था। इनका नाम ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बना है, तो ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक
यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? कभी कभी पूछ लेता किससे छीना था, तो ध्यान रखिएगा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में छीना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1509 में अफोंसो डी अल्बुकर्क अल्बुकर्क पुर्तगाली का गवर्नर बनकर आया। ठीक है, ये आपका अल्बुकर्क जो है 1509 में गवर्नर बना और ये जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी था इसके पहले। और 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया और उसने गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, स्वदेशी पत्र के संपादक थे। स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? मैंने बताया था कई बार, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था और इसी ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, किसके प्रयासों से पूछा जाता है किसके प्रयासों से किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है यह प्रतिबंधित हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किससे जाना जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। चार्ल्स मेटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल 1835 से 36 तक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता 15 सितंबर 1835 से लागू हुई। उन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से स्थानीय प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, इसीलिए मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। रंगून वर्मा यानी म्यांमार में अब है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1837 से लेकर 1857 तक ये आपका मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय के रूप में भी ये जाने जाते थे। वे भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। अपने शासनकाल के अधिकांश समय में वे वास्तविक अधिकारों के बिना अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, ये अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें 1857 के विद्रोह में सांकेतिक नेतृत्व के लिए चुना गया था। सभी को पता है अंग्रेजों द्वारा विद्रोह के दमन के बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो है व्याख्या आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना है ये। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बहावी आंदोलन 1820 की शुरुआत में भारत के रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। सैयद अहमद भारत में आंदोलन के नेता थे जो अरब के अब्दुल बहाब और संत शाह वली उल्लाह के शिक्षण से प्रभावित। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग यही ध्यान रखिएगा इनका नाम। ठीक है, बहावी आंदोलन से जुड़े थे ये। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं इसके बारे में। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज।
प्रार्थना समाज की स्थापना भी बताया था मैंने 1867 में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है महादेव गोविंद रनाडे भी इससे संबंधित थे, तो ये इसलिए आपका सही हो जाए। दोनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी मैंने बताया था, तो 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किया था, ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना शिव दयाल सिंह, ये भी आपका सही है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा, मैं बताया हूं कई बार, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना अरविंद घोष ने नहीं किया था, किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब किया था, तो 6 अक्टूबर 1839 को, ये जरूर ध्यान रखिए, 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ये प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, तो ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिश के कारण ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बन सका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था, तो 1856 में आया था। ठीक है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था डलहौजी के समय में तैयार किया गया था, लेकिन यह लागू कब किया गया था, तो 1856 में। किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पारित किया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पारित हुआ। कैनिंग की बात करते हैं, ये भारत का पहला क्या था, वायसराय था। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति भी आपका जो है इसी के समय में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। सभी को पता होगा, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं, ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पूछा जाता है किस दिन हुआ था, आपकी बार पूछा गया था, तो वैसाखी के दिन ही हुआ था ये। ठीक है, वैसाखी के दिन यह हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया भी था इसके बारे में। प्रांतों में पूछ रहा है यहाँ पे, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई थी, तो समाप्ति अगर पूछे प्रांतों में, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगर पूछे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रांत पूछे तो शुरुआत 1919 में हुआ था, समाप्त 1935 में हुआ था, और यही जो है समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था द्वैध शासन को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था इसको, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ये डेट ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इन तीनों का नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा, और एवी अलेक्जेंडर, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाय को पवित्र माना जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य के समय में आपका गाय को पवित्र माना जाता था और प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई? सभी को पता होगा, कई बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। पहला, इसमें उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बिल्कुल सत्य है, समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ये सही है उत्तर वैदिक काल तक। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, ये आपका क्या है? सही है। उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया, ये सही है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में भी जो है स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा, भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये सारे प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, तो इसमें असत्य पूछा नहीं, गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सभा और विदत में भाग लेती थी। जो ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी, सभा और समिति जो होती थी उसमें भी भाग लेती थी। जैसे आपका कुछ विदुषी थी, लोपा, मुद्रा, अपाला, ये सब जो है आपका ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी सभाओं में, तो ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। और यजुर्वेद को जो है ध्यान रखिएगा कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वैदिक वेद ऋग्वेद जो आपका सबसे पुराना है। और सामवेद ध्यान रखिएगा, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किस शासक की उपाधि जो है कुणिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु जो है किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, झेलम नदी के किनारे, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सभी को पता होगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। 23वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और दूसरे कौन थे? इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, तो अजितनाथ दूसरे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहले जैन धर्म में कितने महाव्रत थे? तो 4 महाव्रत थे। 5वां किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। 5वां कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 4 थे, कौन कौन से? तो अहिंसा, सत्य, आस्तेय व अपरिग्रह, ये पहले 4 महाव्रत थे, जैन धर्म थे। और 5वां किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने। कौन सा? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीतियों में कौन सुमिलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमिलित नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, एक के, ये आपका ट्रिक था, किसके समय में हुआ था, और एक ट्रिक और बताई थी कहाँ पे हुआ था, इसकी भी ट्रिक बताई थी रवि प्रकाश, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने रवि प्रकाश। तो यहां से देखते हैं, पहला बौद्ध संगीत जो है आपका कहां पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। किसके समय में? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था, ये आपका सही है। दूसरा यहां पे दिया है, दूसरा कहां पे हुआ था? मैंने बताया था वैशाली में हुआ था। और किसके समय में? यहां पे देखिए कालाशोक के समय में हुआ था, ये भी सही है। तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरी बौद्ध संगीत यहां से देखिए प्रास्य आपका हो गया पाटलिपुत्र, और किसके समय में? तो अशोक के समय में हुई थी, तो ये भी सही है। चौथी बौद्ध संगीत यहाँ पे देखिए काशी आपका कश्मीर या कुंडलवन में, ठीक है, और किसके समय में? तो कनिष्क के समय में हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है, कनिष्क समय में हुई थी, कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहां पे दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु से लिया था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैन मुनि भद्रबाहु से ली थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, इसने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप लोग इसके बारे में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था। अगर पूछा किसने खोजा था तो 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था। लेकिन अगर पूछा इसके इसको जो है किसने पढ़ा था सबसे पहले, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। ये पॉइंट ध्यान रखिए। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जो है किसने पढ़ा था? तो यही ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, इसी को पढ़ा था, ये जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न बनता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार तो यही प्रश्न बना था कि सैंड्रोकोट्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और इसमें पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है ये। अगला है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देशों के साथ लगी हुई? ध्यान के यहाँ पूछ रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या है, ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल है। पूछ रहा है कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, भूटान के साथ लग रहा है इसकी सीमा। ठीक है, यहाँ पे भूटान है ना, यहाँ पे भूटान के साथ लग रही। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये वाला एरिया व्हाइट वाला, ये आपका क्या है, नेपाल। देखिए यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये आपका नेपाल के साथ लग रहा है, और एक आपका बांग्लादेश के साथ लग रहा है। तो कितने देश के साथ? 3 देशों के साथ। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश के साथ, उत्तर में भूटान के साथ, और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैप से समझिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं चंदन की, देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटक देश में भारतीय चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारतीय चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, चंदन कर्नाटक का क्या है? राज्य वृक्ष भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का राज्य वृक्ष भी आपका क्या है? चंदन है। कर्नाटक के शहर मैसूर को भारत का चंदन शहर कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का चंदन शहर किससे कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय पूछा जाए तो आपका मैसूर में, कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में यह स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूछा गया था ये प्रश्न टीआरई 2 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंदन जो है आपका किस प्रकार का वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, नहीं पतझड़ वाला वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में प्रश्न बना था। ठीक, नेक्स्ट है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके जो है क्लास 6 ज्योग्राफी में दिया है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस जो है वन में पाए जाते हैं? ये घास स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? पूछ रहा कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ? यहाँ पे हम मैप में देखते हैं तो ये आपका जो त्रिपुरा है, देखिए इधर से भी आपका घिरा है बांग्लादेश के साथ, इधर से भी घिरा है, और यहाँ पे देखिए इधर से भी। तो ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और इनमें कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए ये वन जो है हमेशा वर्ष भर क्या दिखाई देते हैं? हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वृक्षों का नाम भी ध्यान रखिएगा, उदाहरण देके पूछ लेता है तो महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, रबड़ इत्यादि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदाबहार वन है ये। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आपके टीचर वाले एग्जाम में ही बना है और बीपीएससी तो आप वैसे अपने एग्जाम में ये पूछता रहता है। तो इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33.3% क्षेत्रों में वनों का होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य है, ऐसा क्यों होना चाहिए कि तो इसका उस उद्देश्य वायुमंडलीय संतुलन सहित पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह घोषित किया गया है। ठीक है, यह निर्णय लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूछ रहा भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, जो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर यह पाई जाती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण अन्य मिट्टी की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार की मृदा पर प्रायः गहन कृषि की जाती है और ये किससे बनता है? तो अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। जैसे आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके अवसादों के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसमें जो होगा पोटास जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका फास्फोरस,
नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है, एक है आपका खादर, दूसरा आपका बांगर। जो आपका नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। खेती का जो आपका झूम विधि है ये आपका कहाँ पे होता है, झूम विधि का उपयोग कहाँ पे होता है, तो नागालैंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, मैंने इसके बारे में कई बार बताया है। अगला है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगर कुछ और हम बात करते हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फलों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में किसका, तो पक्षियों का जो है अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में भीतर खून, जो हमारी नलियों में क्या बता है खून बहता है, वो क्यों नहीं जमता, किसके कारण जो है, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन की वजह से नहीं जमता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन की वजह से जो है खून हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन इसका प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी की वजह से जो है रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, आर्द्रता निम्न में से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। आर्द्रता इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, आर्द्रता जो होती है वो किससे नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। यहाँ पे हाइड्रो दिया नहीं, ये नहीं, इससे क्या नापा जाता है, घनत्व नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपको क्या नापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, तो नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आर्द्रता मापी भी कहते हैं, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हाइग्रोमीटर ये आपका हवा की आर्द्रता इससे नापा जाता है, ठीक है। ओडोमीटर की बात करते हैं तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है इससे। स्पीडोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वाहनों की चाल मापने में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेलरोमीटर तो वाहनों की चाल जो में वृद्धि उसकी दर नापी जाती है। अल्टीमीटर इंपॉर्टेंट है, विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। ऑडियोमीटर से आपका ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, हाइड्रोमीटर में आपका इसमें तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है, घनत्व हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। और एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, फैदोमीटर से। यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिया है। बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर से आपका वायु दाब नापा जाता है। और थर्मामीटर से आपका तापमान मापा जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से आपका अभी बताया था मैंने, घनत्व नापा जाता है, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। इंपॉर्टेंट है, करा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देते हैं। जबकि जो आपका क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम उदासीन कहते हैं, ठीक है, उदासीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, तो आपका लाल को क्या करता है, नीला कर देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 7.4, यानी क्या हो गया आपका, थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगर आपका पीएच 7 होता है तो पीएच 7 होता है क्या होता है, उदासीन।
जो आपका जल होता है ये आपका उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता ना तो क्षारीय होता, ये ध्यान रखिएगा। नमक भी आप बात करते हैं वो भी आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जल क्या हो गया, ये आपका उदासीन हो गया, इसका पीएच 7 होता है। और देखिए मैंने बताया था अगर 7 से इधर होगा, 7 से ज्यादा होगा तो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी क्षारीय होता है। और अगर 7 से कम होता है तो आपका क्या होता है, एसिटिक होता है, यानी अम्लीय होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7 से ज्यादा है रक्त का पीएच 7.4 है तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। ये सब ध्यान रखिएगा, स्केल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट पूछ रहा है किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट आपका लोहा का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक पूछा था बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर जो है आपका पूछ रहा है किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका होता है तांबा, जस्ता एवं निकल का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल का एक मिश्र धातु है जिसमें सीसा और टिन की थोड़ी मात्रा होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तांबा, जस्ता और निकिल और सीसा और टिन भी इसमें थोड़ी मात्रा में होती है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कितने जोड़े, ना कि गुणसूत्र पूछा है, इसमें पूछ रहा जोड़ा पूछा है। तो जोड़ों की बात करते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वैसे पूछा है कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 होते हैं। जोड़ा में पूछा है तो 23 होते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद हैं। इसमें एक कोशिका में 22 जोड़ी काय सूत्र, जो आपका 22 जोड़े होते हैं ये काय सूत्र होते हैं। ये स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, मैंने बताया था स्त्री और पुरुष में क्या होते हैं, ये जो 22 जोड़े होते हैं ये समान होते हैं। लेकिन एक जो होता है आपका लिंग गुणसूत्र, इंपॉर्टेंट है, लिंग गुणसूत्र आपका कितना होता है, एक जोड़ी होता है। और ये स्त्री पुरुष में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स होता है और उसमें क्या होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये कितना जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र, तो एक जोड़ी होता है। जोड़ी में पूछा जाए तो एक, अगर वैसे पूछा जाए कितने होते हैं गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र तो 2 होते हैं। यहाँ पे जोड़ी अगर पूछा जाए तो एक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहले हम संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है आपका किसके अकॉर्डिंग, तो संविधान कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में इसका गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक आपका 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो आपका 11 तारीख को बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। इसको ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। लेकिन अगर पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को कहा था, यानी संवैधानिक उपचारों का जो आपका संवैधानिक उपचार है उसका। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को पूछ रहा है यहाँ पे, कब स्वीकार किया था, तो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, तो आपका जन गण मन, ठीक है, जन गण मन हमारा क्या है, राष्ट्रगान है। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है रवीन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसे पहली बार कब गाया गया था। मैंने कई बार बताया इसको, इसे पहली बार कब गाया गया था जनगण मन को, ठीक है। ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, ठीक है, 7 थे, ठीक है। अगर बात करते हैं ये आपका जो संपत्ति का अधिकार है, इससे कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन
1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे अब कहाँ शामिल किया गया है, तो आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। और ये क्या है, अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो अब कितने बचे हैं वर्तमान में मूल अधिकार, तो 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, अगर पूछे कहां से लिया गया है, किस देश का संविधान, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है राज्य को क्या निर्देश देता है, तो आपका ग्राम पंचायतों का संगठन कर, यानी ग्राम पंचायत की बात किसमें कही गई है, तो आर्टिकल 40 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, किसमें है, ये डीपीएसपी में है, और किसमें, आर्टिकल 40 में है। और बात करते हैं आपका डीपीएसपी की, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस भाग में है, तो भाग 4 में है ये। ठीक है, भाग 4 में। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य पहले, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगर पूछा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर यह जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब जोड़ा गया था, किस में जोड़ा गया था ये, तो आपका आर्टिकल 51 में जोड़ा गया था। भाग पूछे जाए तो भाग 4A में यह जोड़ा गया है। ठीक है, 51 आर्टिकल 1A और 4A में, यह भाग में 4A में यह जोड़ा गया। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से यह लिया गया है। जब जोड़ा गया था तो कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया था, और ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में किसका उल्लेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना में जो है किसका उल्लेख है, तो आपका, अच्छा पूछ रहा किसका उल्लेख है, यहाँ पे यह गलत दिया है, यहाँ पे जो आंसर लगा है गलत है, ये किसका उल्लेख यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपका प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है, विचार की समानता का उल्लेख नहीं है यहाँ पे, लेकिन पूछ रहा है किसका उल्लेख है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विचार की समानता का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, इतनी आपका स्वतंत्रता है। और समानता की बात करते हैं तो सिर्फ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका विचार की समानता दिया है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा विचार की क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। समानता सिर्फ 2 की है, प्रतिष्ठा और अवसर की, यही आपका प्रस्तावना में लिखा, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को जो है किसमें नापा जाता है, सभी को पता है, हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से जो आपका 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और ऐसा प्रतीत होता है क्यों, तो कह रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है इसलिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं इसके बारे में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। ठीक है, हमारी आंखें इसे नहीं देख सकती हैं, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस वजह से चमकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हीरा होता है वो चमकता है किसकी वजह से, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब की बार पूछा गया था तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तारे जो है किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है, टिमटिमाते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है जो हीरा होता है किसकी वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। यहाँ पे देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक आपका 2.42, ये क्या होता है, बहुत अधिक होता है।
इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार की होती है कि कोई प्रकाश की किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी कई बार उसका परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरे क्या होते हैं, चमकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट का निर्माण, WBC की बात कर रहा है यहाँ पे। लिम्फोसाइट इसको कहा जाता है। कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, तिल्ली में होता है। तो दोनों होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में तिल्ली जिसे प्लीहा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, यानी WBC होती हैं, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका WBC, ठीक है, ये क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें पूछ रहा जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% जल होता है, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा पूरा। रुधिर वह तरल पदार्थ है जो रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है? बहता है। रुधिर एक तरल है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रुधिर के द्रव भाग आपका कितना है? तो 55%, ठीक, को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो आपका रुधिर होता है उसमें जो 55% भाग होता है आपका क्या होता है? द्रव होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर के ठोस जो आपका 45% है उसमें आपका क्या होता है? RBC होता है, WBC होता है और क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 55 में क्या होता है आपका? प्लाज्मा द्रव वाला, और जो ठोस वाला भाग होता है उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा का रंग क्या होता है आपका? हल्का क्या होता है? पीला होता है। और प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, और 8 से 9% क्या होता है? इसमें ठोस होता है। RBC की बात करते हैं तो RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, मैंने बताया था। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC की बात करते हैं तो ये आपका कीटाणुओं से क्या होती है? ये लड़ती है WBC, अभी हमने इसके जस्ट पीछे पढ़ा। ठीक है, और रुधिर में एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण थक्का बनता है, जिसे क्या कहते हैं? बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बिम्बाणु यानी प्लेट्स। ये प्रश्न बना था कि कौन सा ठोस है, कौन सा तरल है। आपके TRE 3 के प्रश्न उठा के देखेंगे, उसमें बना था शायद 6 to 8 या PRT में किसी में, लेकिन बना था ये। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये आपका रक्त के थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट, भारत के जननांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष है। महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को क्या कहा जाता है? महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच जो आपका उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, दोआब। नेक्स्ट है, रानीगंज का संबंध है। रानीगंज का संबंध जो है किससे है आपका? ये आपका कोयला क्षेत्र से है, पश्चिम बंगाल में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रानीगंज। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पे है? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में से पूछ रहा किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसकी लंबाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय, यानी यहाँ पे पूछ रहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, दोनों की अधिकारिता के क्षेत्र के अधीन आता है? जो आपका दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें पूछ रहा कौन सा है? पहला दिया संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, नहीं, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है, हाई कोर्ट इसमें नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकारों का संरक्षण, ये सही है, इसमें आपका दोनों होगा। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण आपका होगा, हाई कोर्ट भी करता है और क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट भी करता है। मैंने बताया था आर्टिकल 32 के तहत कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता सबसे पहले बताइए, तो दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक है, मैंने कई बार बताया है, अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता है। और अमेरिका में कैसी सरकार है? तो संघीय सरकार है। भारत में पूछा जाए, भारत में आपका एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता है तो भारत में कैसी सरकार है? तो संसदीय सरकार है, इसको ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया भारत में? तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता आपका लिया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए।
नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं किसको ठीक करते हैं, तो ये आपका जो बैक्टीरिया से होता है जो रोग, ठीक है, बैक्टीरिया से जो रोग होता है उसको ठीक करता है ये। तो आपका कुष्ठ रोग तो बैक्टीरिया से होता है, मैंने कई बार बताया, इसको लिस्ट भी दिया मैंने। टिटनेस भी आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो खसरा होता है, खसरा किससे होता है? तो खसरा ये वायरस से होता है, ठीक है, वायरस, ये इसको ठीक नहीं कर सकता एंटीबायोटिक्स। तो वही पूछ रहा है इसमें कौन ठीक नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी। देखिए, केवल जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरिया संक्रमण को ही एंटीबायोटिक दवा से खत्म किया जा सकता है। इसलिए वायरस जो है, खसरा जो है वायरस से होता है, इसलिए इसको नहीं सही किया जा सकता एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, निमोनिया डैश एक संक्रमण है। निमोनिया किसका संक्रमण है? ये तो फेफड़े का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। ऐसा प्रश्न बीपीएससी पूछता है, तो ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। निमोनिया फेफड़े का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है। यह एक न्यूमोकोकल रोग भी है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोकस नामक बैक्टीरिया से के कारण यह होता है। यह हवा में जीवाणु, विषाणु या कवक से विकसित हो सकता है। जिन बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली अपरिपक्व या कमजोर होती है, जैसे कि अल्पोषण या एचआईवी जैसे रोग, निमोनिया के प्रति क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील होते हैं। निमोनिया संक्रामक रोग है और खांसने या छींकने से यह प्रसारित होता है। यह तरल पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकता है, जैसे बच्चे के जन्म के दौरान रक्त या दूषित सतहों से, ये जो है उसके माध्यम से भी फैल सकता है। और किसका है ये? तो आपका फेफड़े की बीमारी है, तो ध्यान रखिएगा, श्वसन से संबंधित है। अगला है यकृत रोग, हेपेटाइटिस बी का कारक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यकृत रोग आपका जो हेपेटाइटिस बी है, इसका कारक पूछ रहा है क्या है? तो आपका डीएनए वायरस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, हेपेटाइटिस बी यकृत की संक्रामक बीमारी है, ठीक है, यकृत की है ये, जिसके कारण घटक को हेपेटाइटिस बी विषाणु, जिसे क्या कहते हैं? एचबीवी के रूप में जाना जाता है। इस रोग के कारण यकृत यानी लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेपेटाइटिस बी हेपा डीएनए वायरस परिवार का क्या होता है? आपका एक सदस्य होता है। नेक्स्ट, कौन सा विद्युत संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है? कौन सा विद्युत संयंत्र आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जो आपका जो जल विद्युत संयंत्र होता है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे भारत में पूछ रहा है, ठीक है, भारत में पूछ रहा है। रामसर सम्मेलन पूछा अगर कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था रामसर में। यहाँ लेकिन भारत की बात कर, भारत ने इसको कब अपनाया था? तो 1982 में अपनाया था, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रश्न गलत ना हो, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में कितने वर्तमान में आर्द्रभूमि साइट या रामसर साइट है? तो 80 रामसर साइट है। फरवरी में 5 को मान्यता मिली, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1990 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में हुई थी? नहीं, गलत है। या एशिया का पहला मगरमच्छ संरक्षण प्रजनन केंद्र? ये भी गलत है। इसकी स्थापना 1916 में, बहुत इंपॉर्टेंट, सही है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और भारत में जीव जंतुओं का संगठित सर्वेक्षण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जुलाई 1916 की हुई थी। इसकी स्थापना भारत में जीवों के अनुसंधान और सर्वेक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में है। और देश भर में जो है इसमें 16 क्षेत्रीय केंद्र इसके फैले हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है आवश्यक अधात्विक खनिज, पूछ रहा है कौन सा अधात्विक खनिज है जिसमें आपका धातु नहीं है, वही पूछ रहा है। तो सोना चांदी ये सब धातु, लोहा भी आपका धातु में आ जाता है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिल्का, इसमें कोई धातु नहीं है, ये आपको क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न आपका TRE 2 बना था ज्योग्राफी में, तो ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं पूछ रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? करा कौन सा जो है जल प्रबंधन का टिकाऊ उपाय नहीं है? देखते हैं। बांधों एवं नहरों से रिसाव को रोकना, ये तो रोकेंगे तब ये तो अस्थायी माना जाएगा। सतही जल की दर को कम करना, ये आपका क्या हो जाएगा?
अस्थायी उपाय नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका पाइपों में प्रयुक्त होने वाले नुकसान को रोकना सही है। कुछ बड़ी परियोजनाओं के स्थान पर छोटे जलाशयों का निर्माण, ये भी सही है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल होते हैं? जैव ईंधन में कौन सा होता है जैव ईंधन आपका अल्कोहल का? तो ये आपका एथेनॉल और मेथनॉल। किसमें ऑप्शन में? एथेनॉल मेथनॉल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। जैव ईंधन या तरल ईंधन में अल्कोहल के दो रूप अर्थात एथेनॉल और मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बता चुका हूं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू कौन से हैं? तो ऊर्जा चक्र भी है आपका, पोषण चक्र भी है और आहार श्रृंखला भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन ई देखिए, यहाँ पे ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में जीवित और निर्जीव हिस्से शामिल होते हैं। सभी को पता है जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू आपका पोषक चक्र, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा चक्र है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कीस्टोन प्रजाति क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, वो क्या प्रजाति कहलाती हैं? तो कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। अगला है, कौन सी मानवीय गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? करा कौन सी जो है गतिविधि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? तो वनों की कटाई, यही आपका सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसकी कटाई से क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वनों के प्रकार को क्या कहा जाता है? हिमालय क्षेत्र में कौन से वन उगते हैं? आपने देखा होगा, ठीक है, शंकुधारी उगते हैं, ऐसे शंकुआकार होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शंकुधारी वन उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां तापमान कम होता है। इन वनों की पत्तियां नीचे की ओर क्या होती हैं? झुकी होती हैं, कुछ इस प्रकार की होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, बर्फ वगैरह भी होती है ऐसे पहाड़ों पर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, झुकी होती है, शाखाओं वाली सुई जैसी पत्तियां होती हैं। इससे पेड़ों से बर्फ आसानी से क्या होती है? खिसक जाती है। इसमें बर्फ रुकती नहीं, क्या होता है? नीचे गिर जाती है। शंकुधारी वन इसे कहते हैं। चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर क्या होगा? चींटियां अगर खत्म हो जाएं तो पृथ्वी पर क्या होगा? तो जीवन का नाश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसके बारे में देखते हैं। चींटियां पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं। चींटियों की अनुपस्थिति में दीमकों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चींटियां मिट्टी में हवा लाती हैं, जिससे पानी और ऑक्सीजन मिट्टी में जड़ों तक पहुंच पाती है। इसलिए चींटियों की अनुपस्थिति पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट, बिहार में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, हल्के मत लीजिएगा इसको, अच्छे प्रश्न है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का, किस जिले का है? तो गोपालगंज का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ये आपका TRE 1 TRE 2 सब में पूछा गया प्रश्न है, ये कॉमन प्रश्न है, हर बार पूछता है। तो ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। अब की भी इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला था? यहाँ पे मुगल शासक की बात कर रहा है। किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? तो आपका हो जाएगा अकबर ने मिलाया था। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? बिहार में जो आपका महात्मा गांधी सेतु है किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर यह बना है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो कन्यादान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है ये। तो ऑप्शन सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। WPL का दूसरा सीजन किसने जीता है? तो ये आपका जीता है RCB ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका है WPL का दूसरा सीजन था। अगर पूछा पहले सीजन में कौन जीता था, तो आपका मुंबई इंडियंस ने पहले सीजन को जीता था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है पहले स्थान पर कौन है इसमें? तो आपका हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे भारत का स्थान इसमें कितना है, तो 126वां है। नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सखी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सखी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग उसको। नेक्स्ट है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किससे प्रदान किया गया? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव जो है आपके क्या थे? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें ही 2024 में भारत रत्न भी मिला है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किसके स्थान पे? तो निधि छिब्बर के स्थान पर बने हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मैंने बताया है इसको, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।